जय हिंद दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। मैं आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम एक महत्वपूर्ण वीडियो के साथ यहां पर आ चुके हैं। आज की क्लास में हम लोग दोस्तों डिस्कस करेंगे भूकंप का पार्ट 2। आज हम लोग डिस्कस करेंगे आज की क्लास में, ठीक है दोस्तों। क्योंकि हमने पार्ट 1 इस क्लास भूकंप की हमने जो है कर ली है। अर्थक्वेक के बारे में हमने पहले में जो स्टार्टिंग में था उसके हमने पॉइंट को जान लिया है दोस्तों। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि हम लोग भूकंप को पहले आज कंप्लीट करेंगे, पहले मतलब वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंतर्गत। क्योंकि अभी जो हाल ही में घटना घटी थी उसको हम लेके जो है आए हुए थे कि भूकंप आखिर होता क्या है, आखिर ऐसी कौन सी ये चिड़िया है, ऐसा कौन सा बीमारी है, ऐसा कौन सा डिसास्टर है जो इतनी बड़ी आपदा लेकर आ जाता है। तो उसी पर हम लोग आज चर्चा करने के लिए उस दिन क्लास स्टार्ट किए थे। लेकिन किसी कारणवश से हम लोग 2-3-4 दिनों से जो है ज्योग्राफी की वीडियो नहीं डाल पाए हैं। लेकिन हम पुनः आपके सामने आ चुके हैं और आपको जो है सारी क्लासें 1 बाय 1 फिर से मिलती जाएंगी, ठीक है। कुछ कारण हो जाते हैं, कोई प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, तो ऐसा कई बार हो जाता है। तो आपको कतई इस बात में नहीं घबराना है कि हम आपको क्लास पूरी नहीं दे पाएंगे। आपको सारी क्लासें आपको 1 बाय 1 सारी क्लासें मिलेंगी, ठीक है। ये बात को आपको दिमाग में रखनी है कि आपको क्लासें जो है पर डे मिलेंगी और 1 बाय 1 मिलेंगी। मैथमेटिक्स और ये ज्योग्राफी जो हमारा बेस्ट सब्जेक्ट है, जो हम लोग इसको लेके चल रहे हैं 1 बाय 1 जान रहे हैं, वो हम हमेशा करते रहेंगे ऐसे ही, ठीक है। तो दोस्तों जैसे कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कई बार ऐसा होता है कि हम लोग पढ़ते बहुत हैं। कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग पढ़ाई को छोड़ के दूसरे फील्ड में जाना चाहते हैं। कुछ लोग हैं जो दूसरे फील्ड को छोड़ के पढ़ाई के फील्ड में आना चाहते हैं। लेकिन ऐसे बहुत कम लोग हैं जो दूसरे फील्ड से पढ़ाई के क्षेत्र में आना चाहते हैं। क्योंकि आजकल के ऐसे बच्चे हैं, ऐसे लोग हो गए हैं कि पढ़ाई ऐसा कीड़ा जिससे बहुत डरते हैं, शिक्षा से इतना डरते हैं कि मैं क्या ही बताऊँ। तभी एक बात कहा गया, शिक्षा की जो जड़ें होती हैं बहुत कड़वी होती हैं, जड़ें बहुत कड़वी होती हैं, लोग बहुत जल्दी घबरा जाते हैं इससे। लेकिन बच्चों जो इसका फल होता है बहुत मीठा होता है। शिक्षा की जड़ें बहुत कड़वी होती हैं लेकिन इसका फल बहुत मीठा होता है। इस बात को आपको दिमाग में रखना दोस्तों। तो मैं आपको बता रहा था दोस्तों कि कुछ लोग इस क्षेत्र से दूसरे फील्ड में, दूसरे फील्ड से इस फील्ड में, लेकिन उस फील्ड में भी सक्सेस नहीं हो पा रहे हैं। ऐसे आखिर ऐसा क्या कारण है दोस्तों कि वो दूसरे फील्ड में भी सक्सेस नहीं हो पा रहे, वहाँ से भी हार जाते हैं, फिर तीसरे फील्ड में जाते हैं, फिर चौथे में, ऐसे उनका साइकिल जो है कंप्लीट हो जाता है और वो ज़िंदगी में जो करना चाहते वो कर नहीं पाते हैं। तो दोस्तों आप सुने होंगे, मैं आपसे एक बात बोलता हूँ। जॉन वुडॉक की एक बात है, मतलब ये जो है इंग्लैंड के जो है जॉन वुडर नाम है, इंग्लैंड के बहुत फेमस ये जो है फिलोसफर हैं, बहुत अच्छे साहित्यकार, लिटरेचर। उन्होंने ऐसी बात कही थी, जो काम आप नहीं कर सकते हैं, जो काम आप नहीं कर सकते हैं उसे आप जो कर सकते हैं उसमें कतई हावी ना होने दें, उसे उस पर कतई हस्तक्षेप ना होने दें। फिर मैं आपसे बात बताता हूँ, बहुत गहराई की बात है। आप जो नहीं कर सकते हैं उसे जो आप कर सकते हैं उसमें हस्तक्षेप ना करने दें। आप बात को समझिएगा बच्चों। आपको लग रहा होगा कि सर तो क्राइम पेट्रोल की तरह बता रहे, यही वो घर है जहाँ पर मर्डर हुआ था। तो ऐसा कुछ नहीं है बच्चों। तो मैं आपसे बता रहा था दोस्तों कि जिसे आप नहीं कर सकते हैं उसे जो आप कर सकते हैं उसमें कतई जो है हावी या हस्तक्षेप ना करने दें। कई बार बच्चों होता है कि हम लोग जैसे कि अब पढ़ाई के फील्ड में हैं, लेकिन पढ़ाई नहीं हो पाई, दूसरे फील्ड में गए, वहाँ पर भी हमको ऐसा लगेगा, जिसे मान लीजिए पढ़ाई को नहीं लेते हैं क्योंकि हम पढ़ाई पढ़ा रहे हैं उसी में जो है आपको दें ना, ऐसा नहीं होता। कई बार होता है बच्चे जिनको लगता है पढ़ाई बहुत कठिन सब्जेक्ट है। एक दिन आप खेती करिए जाकर, आपको लगेगा कि नहीं, खेती बहुत हार्ड सब्जेक्ट है, किसानी करना बहुत हार्ड आज लग रहा है आपको। कहीं मजदूरी करने गए वहाँ पे आपको हार्ड लग रहा है। मान लीजिए वो चीज़ हार्ड लगी, आप वो चीज़ नहीं कर रहे हैं, कोई कारोबार स्टार्ट की, वहाँ पे आपको असफलता मिली, वो चीज़ नहीं कर पाए। आप दूसरे फील्ड में गए, मान लीजिए पढ़ाई के फील्ड में आके आप चाहते हैं कि हम यूपीपीसी सप्री निकालेंगे, हम जो नहीं कर पाए थे। अब वहाँ पे आती है, आप फिर से उसी बात को हावी होने देते हैं, जो आपकी असफलता नहीं हो पाई, जो आप वहाँ पर नहीं कर पाए थे, वही चीज़ दोहराती। जब वहाँ आप नहीं, वो आपसे बोलता है जो आपको नहीं, वहाँ पे जो काम आपका सक्सेस नहीं हुआ, वो काम आपसे बोलता है कि क्या यार तुम फिर यहाँ पे आके लग गए, कोई मतलब नहीं है, आप यहाँ पे लगे हैं, आपको असफलता यहाँ पे भी मिलेगी दोस्त, चल हम लोग मिलते हैं और जो है कुछ बातें करते हैं, भूल जा यार। तो उसको पटाने का प्रयास करता है, जो नहीं काम 1 था, जो नहीं हो पाया था, काम 2 को भी सोचता है कि मैं अपनी फील्ड में ले आऊँ। लेकिन क्या वही बात कही गई, जो आपको वहाँ पे नहीं अच्छा लग रहा था काम, उसे, उस काम 1 को काम 2 के पास हस्तक्षेप ना करने दें, उसको दिमाग में आने ही ना दें, उसको जस्ट डिसमिस कर दें या डिमोलिश कर दें, ख़त्म कर दें उसको।
बच्चों क्या होता है कि जो काम करो अपनी इच्छा से करो, इच्छा से करो, ये नहीं किसी के दबाव पे करो। काम वो करना चाहिए जो हमारी इच्छा है, जिसे हम करना चाहते हैं, जिसे हमें करने में आनंद आता है, इच्छाएं। कभी ऐसा काम मत करो कि आप जो है नहीं करना चाहते फिर भी आप करना चाहते हैं। कई बार ऐसा दोस्तों होता है कि महत्वपूर्ण यह नहीं होता है कि हर बच्चे को पढ़ने के लिए शिक्षा देनी चाहिए। महत्वपूर्ण ये होता है कि हर बच्चे को, जो बच्चों क्या होना चाहिए, उसको पढ़ने की इच्छा होनी चाहिए। पढ़ने सीखने के लिए उसको ये नहीं ज़रूरी होता हर बच्चे को पढ़ा लिखा होना चाहिए। हर बच्चे को पढ़ने की, सीखने की इच्छा होनी चाहिए, इच्छा जागृत करनी चाहिए। अगर मान लीजिए आपके अंदर इच्छा ही नहीं है तो आप कैसे पढ़ेंगे? मैं आपको पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मेरी इच्छा है, इट्स माई डिज़ायर, आई वॉन्ट टू टीच यू, आई वॉन्ट टू टीच यू। मैं आपको पढ़ाना चाहता हूँ, ठीक है, बिकॉज मेरी इच्छा है, डिज़ायर है। तो इच्छा बहुत जागृत होना ज़रूरी है। जब इच्छाएं जागृत हो जाएंगी ना तो बच्चा बिना सोचे समझे पढ़ना स्टार्ट कर देगा। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो दोस्तों ये आपको पता चली गई होगी कि जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि क्या मैं आपसे बोलना चाहता था, वो आपको मैंने यहाँ पे जो है चीज़ें बता दी हैं। तो आप यहाँ तक मोटिवेशन थॉट को जो मेरा था, जो मैं बताना चाहता था, वो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करेंगे। नहीं कहीं ऐसा होगा कि आप सोचेंगे कि जो है सर आ गए हैं, क्लास नहीं स्टार्ट की। तो देखिए दोस्तों, क्या भूकंप का हम पार्ट 2 पढ़ रहे थे। इसमें क्या हम लोगों ने जो मानव रहित भूकंप कैसे आते हैं उनके बारे में हम लोग जान लिए थे कि जलाशय पर बांध प्रेरित भूकंप हमने पढ़ा था ऐसे करके, ठीक है ना। हमने कई सारे भूकंप, जो सारे जितने भी भूकंप हमने पढ़े थे, बांध प्रेरित भूकंप बहुत महत्वपूर्ण था। कोयना जो महाराष्ट्र में बांध है उस पर भूकंप आने की संभावनाएं थी, और जो उससे जो क्या कहते हैं एक फॉल्ट बना था उसको भी हमने देखा था। सारी चीज़ें हमने जो है पार्ट 1 में देखी थी। आप मानव जनित भूकंप में जाइए, उसमें हमने मानव जनित भूकंप के कारण बताए थे। भूकंप का अधिकेंद्र क्या होता है वो सारा हमने डिस्कस कर लिया था। तो यहाँ तक हमने जो है पहली वाली क्लास में आपको जो है सारा कुछ डिस्कस कर लिया था। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास में हम लोग जो डिस्कस करेंगे, क्या डिस्कस करेंगे कि प्राकृतिक कारणों से आने वाले भूकंप कौन कौन से होते हैं दोस्तों। ठीक है ना, प्राकृतिक कारणों से कौन कौन से भूकंप आते हैं, ठीक है, इनको हम लोग आज जानने का प्रयास करेंगे। हाँ तो दोस्तों मैं आपको जो बता रहा था वो बात, क्योंकि अभी मैं थोड़ा चला गया था क्योंकि वहाँ पे जो है साउंड स्टार्ट हो गया था, तो वहाँ पे जो है बजा रहा था गाना। मैंने कहा उसको धीमा करवा दो क्योंकि थोड़ा सा नॉइज़ आ जाती है, नॉइज़ कैंसिलेशन हो जाता है बच्चों। तो इसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ क्योंकि कभी कभी होता है बच्चों की जो है वो करनी पड़ती हैं, तो मैं चाहता नहीं हूँ कि ना थोड़ा डिस्टर्बेंस आए आपके लिए। तो इसलिए मैं जो है उसको बताने गया था कि नहीं भाई ऐसा ना कर यार, गलत चीज़ें नहीं बर्दाश्त नहीं होंगी, ठीक है। क्योंकि आज मौसम महाशिवरात्रि है, आज पूरा वैसे ही सारा कुछ डीजे डाला सब चल रहा था, आजकल पूरा वही चला। तो 1 मिनट, हाँ दोस्तों मैं आपको बता, क्योंकि मैं दोस्तों इसमें अकेले वीडियो शूट कर रहा हूँ, रिकॉर्ड कर रहा हूँ, सारा मैंने अकेले लिखा। मेरा आज पार्टनर नहीं है, वो पार्टी में गया हुआ, शादी थी मतलब दोस्त की, तो वहाँ पे गया हुआ है। तो मैं अकेला ही हूँ, अकेला ही सारा काम कर रहा हूँ, तो मुझे देखना पड़ता है कि चल रहा है कि नहीं चल रहा है। खैर छोड़ो, मुझे तो देना ही था, नहीं तो मैं जो है अभी भी नहीं दे पाता, अभी मैं वीडियो शूट नहीं कर पाता। अगर मैं थोड़ा सा भी अगर मैं आलस कर जाता, क्योंकि आलस आ रहा था, क्योंकि आज मैं जो है महाशिवरात्रि का व्रत भी है ना, तो मैं व्रत भी आज रखा हूँ। भगवान शंकर को मैं मानता हूँ, पूजता हूँ, मुझे अच्छा लगता है, शांति मिलती है। बाकी ये नहीं कि मुझे भगवान की पूजा करने से ऐसा कुछ होना, करूँगा तो ही होगा, क्योंकि परिश्रम अपने आप पर डिपेंड करती है कि हम कैसा वर्क करते हैं, तभी उसका फल मिलता है। जितनी अच्छी परिश्रम उतना अच्छा फल मिलता है। तो आज बात कर रहे थे विवर्तनिक, मतलब प्राकृतिक कारणों से आने वाले भूकंप। मैंने सब कुछ बता दिया था कि एपी सेंटर क्या होता है, भूकंप किन कारणों से आता है, कौन कौन सी वेव्स होती हैं, सारा मैंने बताया था। क्लास पार्ट 1 देखिए जाके इसकी जो है वर्ल्ड ज्योग्राफी का, वहाँ पे आपको चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। तो प्राकृतिक कारणों से आने वाले भूकंप के बारे में आपको बताऊंगा। विवर्तनिक भूकंप, प्राकृतिक कारणों से जो आने वाला भूकंप है विवर्तनिक भूकंप है पहला। दूसरा है बच्चों ज्वालामुखी प्रेरित भूकंप है, संतुलन मूलक भूकंप है, और पाताली भूकंप है। 4 भूकंप महत्वपूर्ण है, लेकिन इनमें से जो है 3 भूकंप बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। ऐसे यूपीएससी में देखा जाए, कहीं पर भी देखा जाए, तो वहाँ पे क्वेश्चन ऐसे देखे जाते हैं, लेकिन वो भी देखना है, लेकिन जानना भी है किस किस प्रकार से कहाँ कहाँ भूकंप आते हैं, वो भी आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो विवर्तनिक भूकंप में बेटा क्या आते हैं, चट्टानों में भ्रंशन वलन से आने वाले भूकंप। चट्टानें होती हैं, चट्टानों में मैंने भ्रंशन बताया था, फॉल्ट बताया था, कैसे फॉल्ट आता है, कैसे उसमें जो है कंप्रेशन फोर्स लगता है, सारा मैंने आपको क्लास इसके पहले वाली क्लास में आपको डिस्कस किया था कि अभिसारी गतियाँ क्या होती हैं, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी क्या होती है, सारा।
तो भूकंप ज्वालामुखी जब भी हम पढ़ेंगे तो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो एग्जाम वहीं से सारा क्वेश्चन रहता है, वही कॉन्सेप्ट आपको समझना, और समझ जाएंगे तो आप जो है कभी कॉन्सेप्ट भूलेंगे, अगर भूलेंगे नहीं, एक बार समझ लेंगे तो आप हर इसका जो भूकंप ज्वालामुखी है सारा आप समझ जाएंगे, और भली बात है आपको कभी भूलेंगे नहीं, आप ये कॉन्सेप्ट आपको भी दिमाग से नहीं उतरेगा। बस आप इस दिमाग को रखिएगा कि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी जो अल्फ्रेड वेगनर नदी बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है, सारे चीज़ों में आती है जब भी फॉर्मेशन की बात होती है, चाहे माउंटेन की फॉर्मेशन की बात करें, चाहे ज्वालामुखी, चाहे भूकंप, चाहे कोई नेचुरल डिजास्टर जो बड़ी बड़ी आती हैं, ठीक है, उनमें जो है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है दोस्तों, बहुत याद रखना। तो परिवर्तनिक भूकंप में क्या, चट्टानों के भ्रंशन या वलन से आने वाले भूकंप कि दो चट्टानों में अगर मान लीजिए एक प्रकार की अभिसारी गति हो रही है, तो अभिसारी क्या, अपसारी मतलब उनमें प्रसार हो रहा है, मतलब दोनों में तनावमूलक बल लग रहा है, तो उससे क्या हो जाएगा बच्चों, केंद्रीय उद्गार वाले ज्वालामुखी आते हैं, मतलब क्योंकि भाई जैसे ही दोनों में तनावमूलक बल लगेगा, बल लगता है, तो मैंने क्या बताया था, भ्रंश द्रोणी का निर्माण होता है। अब भ्रंश द्रोणी मैंने एक बताया था, क्रस्ट जो होती है एस्थेनोस्फीयर दुर्बलता मंडल में तैर रही है, क्योंकि ऊपर लिथोस्फीयर, नीचे एस्थेनोस्फीयर, एस्थेनोस्फीयर, ये एस्थेनोस्फीयर नीचे वाला है, ऊपर लिथोस्फीयर है, तो ये पानी में तैर रहा है, हर चीज़ जो है पानी में तैरती है, ठीक है ना, जैसे लकड़ी है पानी में तैरती है, वैसे ही मान लीजिए लकड़ी हमारे अर्थ हो गई, क्रस्ट हो गया ऊपर का, नीचे वाला जल जो है मान लीजिए जिस पानी में तैर रही वो दुर्बलता मंडल है, जिसे एस्थेनोस्फीयर बोलते हैं, तो उसी में तैर रही है। अब मान लीजिए इसमें फॉल्ट लगा, ऊपर वाली क्रस्ट में फॉल्ट लगा, फॉल्ट लगने के बाद वो फैली और नीचे भ्रंश द्रोणी का निर्माण, वो खट ऐसे गया नीचे, तो वो नीचे जो दुर्बलता मंडल में मैग्मा भरा हुआ है, बेसाल्टिक मैग्मा, क्षारीय मैग्मा भरा हुआ है, वो तुरंत क्या करेगा, पुश होगा, ऐसे करके पुश हुआ और तुरंत उसमें चटकन पड़ जाएगी जो द्रोणी है, और द्रोणी से फिर केंद्रीय उद्भेदन वाले ज्वालामुखी की उत्पत्ति हो जाएगी। कहाँ पे, केंद्रीय उद्भेदन वाले ज्वालामुखी की उत्पत्ति, विवर्तनिक भूकंप आते हैं केंद्रीय उद्भेदन वाले ज्वालामुखी। मैंने कई बार आपको दोस्तों बताया, आपने सुना होगा कि जहाँ पर भी ज्वालामुखी आते हैं वहाँ आसपास जो है भूकंप जरूर आते हैं। जितनी तीव्रता की ज्वालामुखी, तीव्र गति से ऊपर ज्वालामुखी की लावा उठेंगे, ऊपर ऊंचाई तक जाएगा, उतनी ही तीव्रता का भूकंप आने की संभावनाएं रहती हैं। याद रखिएगा कि आसपास अगर ज्वालामुखी के क्षेत्र है तो संभावनाएं बनी रहती हैं कि आसपास में भूकंप आ सकते हैं, अगर वो ज्वालामुखी सक्रिय है, वोल्केनिक मतलब एक्टिव जो वोल्केनिक है। सुसुप्त ज्वालामुखी तो कोई बात नहीं, तो ज्वालामुखी के बारे में भी हम 1 बाय 1 सारा कुछ जानेंगे दोस्तों, ठीक है ना। तो इस बात को दिमाग में रखिएगा कि चट्टानों के भ्रंशन या वलन से भूकंप आते हैं कैसे, कि मान लीजिए दो चट्टानें हैं, महाद्वीपीय, 3 प्रकार के चट्टानों का भूकंप की आप नाम पढ़ेंगे, 3 प्रकार के भूकंप कि महाद्वीपीय प्लेट अभिसरण पढ़ेंगे, महाद्वीपीय महासागरीय प्लेट अभिसरण, 3 प्रकार की गतियाँ आप पढ़ने को मिलेंगी। अभिसरण मतलब क्या होता है कि दोनों में जैसे मान लीजिए संपीड़न फोर्स लग रहा है, मान लीजिए संपीड़ित फोर्स लग रहा है, तो क्या कहेंगे, इसे अभिसरण गति कहेंगे, अभिसरण गति बच्चों, इसे बोलेंगे अभिसरण गति, अभिसरण, ठीक है। अपसरण अभिसरण होता है, ठीक है ना, तो यहाँ पे अभिसरण गति हो गई बच्चे, अभिसरण गति हो गई, ठीक है ना। संपीड़न, जैसे मान लीजिए यहाँ पे ऐसे करके फोर्स लगाया गया, तो क्या हुआ कि मान लीजिए ये एक प्लेट का है, ठीक है, चट्टानों में केवल एक चट्टान है, क्या बच्चे, एक चट्टान में मान लीजिए कि 2 फोर्स लगा, तो 2 फोर्स लगेगा तो ऐसे वलन पड़ जाएगा, ठीक है ना, ऐसे वलन पड़ जाएगा, ठीक है, तब भी वहाँ पे भूकंप आने की संभावना रहती है। मान लीजिए एक चट्टान है, इसमें मान लीजिए 2 फोर्स लगाया जाएगा, तो एक ऐसा वीक पॉइंट होगा जहाँ से सब चटकन हो जाएगा, चटकन के द्वारा भी मतलब जो है भ्रंश लाइन के सहारे भी भूकंप आते हैं। तो एक चट्टान की बात हो रही है। मान लीजिए प्लेट, 2 प्लेट हैं, 2 चट्टानें हैं, 2 प्लेट हैं या 2 चट्टानें हैं, 2 प्लेट हैं बच्चे, 2 प्लेट या 2 चट्टानें हैं बच्चे, 2 चट्टानें हैं, 2 प्लेट या 2 चट्टानें हैं, तो उन्हें प्लेट के आपस में टकराने से 2 प्लेट हैं 2 चट्टानें हैं, मान लीजिए 2 प्लेट है 2 चट्टानें, मान लीजिए आपस में टकराएंगे ऐसे करके, ठीक है ना, तब वहाँ पे कैसी स्थिति बनेगी वो भी हम जो जान लेते हैं। मान लीजिए इस प्रकार के भूकंप होते, 3 प्रकार के भूकंप होते हैं, कैसे, महाद्वीप, 2 प्रकार, 2 महाद्वीपीय प्लेटें हैं, चट्टानें आपस में टकरा रही हैं, महाद्वीपीय महासागरीय, ठीक है, महासागरीय 3 प्रकार की गतियाँ होती हैं प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में, आप पढ़ेंगे इसको। जब महाद्वीपीय प्रकार की चट्टानें आपस में टकराती हैं, जो क्या कहते हैं, कौन सी चट्टान होती है, देखिए मान महाद्वीपीय 2 चट्टानें आपस में टकरा रही हैं, तो उस स्थिति पर विवर्तनिक प्रकार के भूकंप आते हैं, जहां पर आप देख सकते हैं हिमालय के क्षेत्र में आने वाले भूकंप ऐसे ही भूकंप होते हैं, जिसमें क्या महाद्वीपीय प्लेट अभिसरण होता है, 2 प्लेटें आपस में अभिसरित होती हैं, ऐसे करके एक प्लेट गई, एक प्लेट ऐसे करके गई, ठीक है। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे तो वो चीज़ दिखाई गई है, यहाँ पे आप देखिए,
प्लेट प्लेट वाला, ठीक है ना। महाद्वीपीय प्लेट आपस में जो है टकरा रही हैं। जब टकराएंगी आपस में प्लेट तो क्या करेंगे बेटे, कई बार होता है कि यहाँ पे जो है दो प्लेट है, मान लीजिए एक पुरानी प्लेट है एक नई प्लेट है। पुरानी प्लेट जो है थोड़ा सा कमज़ोर हो गई है, उसका जो है मान लीजिए, और दूसरी प्लेट बहुत ताकतवर है, मान लीजिए उसका जो है घनत्व ज़्यादा है। तो जो ज़्यादा घनत्व वाली प्लेट होगी वो कम घनत्व वाली प्लेट के नीचे चली जाएगी। या कभी कभी क्या होता है कि ऊपरी क्रस्ट एक जो कमज़ोर होती है उसका जो है क्षरण हो जाता है, क्षरण होकर नीचे सबडक्ट हो जाती है, जाकर क्या हो जाती है बच्चे, नीचे बहुत नीचे चली जाती है। जैसे मान लीजिए इतना पार्ट इसका नीचे घुसा, ये नीचे मैग्मा भरा हुआ है, मैग्मा भरा हुआ है तो इसको जो है अपने नीचे सबडक्ट कर लेता है। सबडक्ट से क्या होता है कि ये इसको मेल्ट फॉर्म में बना देता है। मेल्ट फॉर्म में बढ़ा दिया, मैंने अब बताया था कि प्रेशर है, प्रेशर जितना उसमें मान लीजिए आयतन उसका उस आयतन से ज़्यादा बढ़ेंगे तो उसमें प्रेशर बढ़ जाएगा और कहीं ना कहीं से ब्लास्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार का जो है केंद्रीय उद्भेदन वाले ज्वालामुखी आते हैं, क्योंकि यहाँ पे बेनी ऑफ जोन का निर्माण हो जाता है बच्चों। बेनी ऑफ जोन क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बच्चों, इतना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आप इसको समझिएगा। कई बार एग्जाम में पूछा गया बेनी ऑफ जोन क्या होता है, आप देख लीजिएगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं है, आपने कहीं से नहीं पढ़ा है, आप हमको बताइएगा, मैं आपकी हेल्प करूंगा। मैं आपको जो है इसका नया एक वीडियो लेके आऊँगा जिसमें बेनी ऑफ जोन क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, कैसे इसका महत्वपूर्ण रोल होता है, बेनी ऑफ जोन आखिर होता है क्या है, इसका नाम क्यों रखा गया है, सारा हम लोग जो है इसमें इसके बारे में डिस्कस करेंगे एक नई क्लास में, ठीक है। लेकिन यहाँ पे डिस्कस करेंगे, आप समझिए कि एक प्रकार का ऐसा रूम बन जाता है, कैसा क्या कहते हैं, क्षेत्र बन जाता है जिसे बेनी ऑफ जोन कह देते हैं, जो बहुत क्या रहता है, पावरफुल हो जाता है, बहुत उस प्रकार एक संवहन प्रकार की गति आ जाती है, संवहन तरंगें उत्पन्न हो जाती हैं, जो ऊपर क्रस्ट को फाड़ कर क्रस्ट के जो है दरार करके ऊपर आने का प्रयास करती है, जिससे क्या होता है, केंद्रीय उद्भेदन वाले ज्वालामुखी आते हैं। इसमें जो है कई प्रकार, जब ज्वालामुखी निकलेगा तो भूकंप जरूर, क्योंकि उसमें संवहन तरंगे कई प्रकार की तरंगे निकलती हैं, भूकंपीय तरंगे जिसे भूगर्भिक तरंगे कहते हैं। जब बाहर आएंगी तो क्या होगा बच्चे, वो बाहर आने के बाद तो उसमें कई सारे जो है भूकंप के क्या केंद्र बन जाते हैं, एपिसेंटर बन जाते हैं, फोकस कई सारे बन जाते हैं। जिसका फोकस जितना खतरनाक भूगर्भिक तरंगों को बाहर फेंकेगा एपिसेंटर में, वो उतना ही भूकंपीय क्षेत्र, वही कहता है कहाँ पे एपिसेंटर, कौन सा एपिसेंटर था, जैसे मान लीजिए सीरिया भूकंप आया, लेकिन एपिसेंटर जो मिला था वो कहाँ पे था, तुर्की में था, वो तुर्की में बना हुआ था। तो एपिसेंटर बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है। एपिसेंटर डिपेंड करता है फोकस पे। फोकस कई प्रकार के हो सकते हैं, गहराई के आधार पर भूकंप की भी हम लोग प्रकार पढ़ेंगे, गहराई के आधार पर कौन कौन से भूकंप होते हैं, इनको भी हम लोग जो है जानेंगे दोस्तों। तो यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ये आप मैप जरूर देख लीजिएगा, ये मैप, ठीक है। ये महाद्वीपीय प्लेट, ये महाद्वीपीय प्लेट, यहाँ पे दो सबडक्ट हो गई, मान लीजिए इनमें क्षेपण बल लगा, मान लीजिए इनमें संपीड़न फोर्स लगा, अधिक घनत्व वाली कम घनत्व वाली नीचे चली गई, सबडक्ट होकर मेल्ट फॉर्म में ऐसे करके जो है बेनी ऑफ जोन का निर्माण हुआ है। ये सारा चीज़ आपको दिख रही होगी, ठीक है। तो हिमालय के क्षेत्र में ऐसे भूकंप आते हैं। प्रशांत महासागर के चारों ओर किस प्रकार के भूकंप, जो रिंग ऑफ फायर होता है, कैसे होता है कि प्रशांत महासागर महासागरीय है और उसके बगल में जो जैसे मान लिया अटलांटिक है, जैसे मान लिया दक्षिण अमेरिका है, उत्तरी अमेरिका, ये क्या है, महाद्वीप हैं। तो महाद्वीपीय महासागरीय प्लेट जिनमें अवसरण होता है, तो क्या होता है, महासागरीय प्लेट का घनत्व अधिक होता है, महाद्वीपीय प्लेट का घनत्व कम होता है। तो महासागरीय प्लेट महाद्वीपीय प्लेट के नीचे सबडक्ट हो जाती है, क्योंकि घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान बड़ा है, मान ली कांस्टेंट आयतन है, तो जिसका घनत्व ज़्यादा होगा, मास ज़्यादा होगा, द्रव्यमान ज़्यादा होगा, वो ज़्यादा पानी नीचे जाती है। क्योंकि मान लीजिए ये है हल्की है, ऊपर तैर रहेगी, सबसे जिसका वजन ज़्यादा होगा जल्दी नीचे जाएगी, आयतन जितना कम होगा उसका, ठीक है, ये भी डिपेंड रखिएगा। तो आयतन कम हुआ तो मान लीजिए कि घनत्व बढ़ गया, घनत्व बना तो मान लीजिए वो नीचे सबडक्ट हो जाती है। मतलब कि महासागरीय प्लेट महाद्वीपीय प्लेट के नीचे चली जाती है। तो वहाँ पर जो है प्रशांत महासागर के चारों जो प्रशांत मेखला है, रिंग ऑफ फायर, उसका निर्माण ऐसे ही होता है। वहाँ पर भी भूकंप आने की संभावना रहती है, भूकंप आते हैं। फिर जापान द्वीप में भी भूकंप कैसे है, जापान द्वीप कैसे बना है, उसमें क्या है, महासागरीय प्लेट का जो है क्षेपण हो जाता है, जिसमें जो पुरानी महासागरीय प्लेट होती है वो उसकी क्रस्ट का जो है विनाश हो जाता है। इससे क्या होता है, ये सब जो है विनाशकारी भूकंप के प्रकार होते हैं। इससे विनाशकारी भूकंप आते हैं, क्योंकि जो है इनमें एक प्लेट का जो है क्या हो जाता है, एक प्लेट दूसरी प्लेट के द्वारा जो है क्षरित कर दी जाती है, मतलब उसका क्या कर दिया जाता है, उसका विनाश कर दिया जाता है, क्रस्ट का क्या कर दिया जाता है, विनाश कर दिया जाता है, सबडक्टिंग कर दी जाती है। तो उससे क्या हो जाता है, विनाशकारी भूकंप आते हैं। तो इसको आपको दिमाग में रखना बच्चों, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे जो है क्या हमने बताया था, विवर्तनिक प्लेट में ज्वालामुखी प्रेरित भूकंप में दो
ज्वालामुखी प्रेरित भूकंप मतलब दरारें उद्भेदन वाले और केंद्रीय उद्गार वाले ज्वालामुखी। तो इसमें भी क्या होगा, जैसे बस दोस्तों मान लीजिए दो क्या कहते हैं प्लेटें हैं, महाद्वीपीय प्लेटें हैं, वो दोनों एक दूसरे पर तनावमूलक बल लगा रही हैं। तनावमूलक बल लगाएंगे तो क्या होगा बेटा, भ्रंश द्रोणी, बच्चों भ्रंश द्रोणी का निर्माण होगा। भ्रंश द्रोणी नीचे चली जाएगी, यहाँ पे जो है भ्रंश द्रोणी मान लीजिए ये है, ये यहाँ पे नीचे आ गया, ये भ्रंश द्रोणी का निर्माण हुआ, भ्रंश द्रोणी का निर्माण हुआ। एक मिनट बच्चों, भ्रंश द्रोणी का निर्माण हुआ। और ये भ्रंश द्रोणी मैंने कहा है नीचे मैग्मा भरा हुआ है, नीचे मैग्मा है जो दुर्बलता मंडल है उसमें तैर रहा है। भ्रंश द्रोणी का निर्माण हुआ तो यहाँ से जो है ज्वालामुखी मतलब मान ली यहाँ पे जो है मैग्मा बाहर आने लगेगा, इसको तोड़ के जो रॉक रहेगी द्रोणी को तोड़ के ऊपर मैग्मा आने लगेगा। इससे क्या हो जाएगा, दरारें उद्भेदन वाले ज्वालामुखी आते हैं, जिससे विवर्तनिक प्रकार के कम तीव्रता वाले भूकंप आते हैं। लेकिन केंद्रीय उद्भेदन वाले ज्वालामुखी जो है बहुत खतरनाक होते हैं। इससे जो है भूकंप भी बहुत, ज्वालामुखी बहुत तेज़ी से उद्गार होता है और भूकंप भी बहुत तीव्रता वाला आता है। विवर्तनिक और केंद्रीय उद्गार वाला ज्वालामुखी के कारण क्या होता है, विवर्तनिक भूकंप आते हैं। ये चीज़ मैंने यहीं पे आपको बता दी है। केंद्रीय उद्गार कैसे होगा, कैसे मान लीजिए यहाँ पे बना और ये ऐसे करके केंद्रीय उद्गार यहाँ से इसको तोड़ के बाहर निकल गया ऐसे करके, ठीक है ना। तो केंद्रीय उद्गार वाले ज्वालामुखी आते हैं। तो ये आपको बात समझ में आ गई होगी, केंद्रीय उद्गार वाला ज्वालामुखी ऐसे करके लगभग रहेगा, ठीक है, ऐसे करके ऊपर आएगा। तो इससे क्या होता, कई सारे डस्ट पार्टिकल्स निकलते हैं, लावा जब मैग्मा बाहर आएगा लावा बनेगा, पठार पहाड़ का निर्माण होता है। अब संतुलन मूलक भूकंप की बात कर लेते हैं बच्चों। दरारें उद्भेदन वाले जो भूकंप आते हैं ये आपको मध्य कटक के पास आने वाले भूकंप होते हैं, जो दरारें उद्भेदन वाले होते हैं, ठीक है ना। दरारें उद्भेदन जैसे मान लीजिए ना मध्य कटक के पास आने वाले भूकंप। मध्य कटक मतलब क्या, मध्य अटलांटिक रिज, जो मध्य अटलांटिक आप पढ़ते हैं यहाँ पे देखते हैं ऐसा आकार का आपको दिखता नहीं है जब हम लोग पढ़ते हैं सारा, तो मध्य अटलांटिक, उत्तरी अटलांटिक, दक्षिण अटलांटिक, तो मध्य अटलांटिक कटक जो ऐसे करके कटक ऐसे इस आकार की दिखाई देती है। इसी प्रकार हिंद महासागर में भी हिंद महासागर कटक है, तो वहाँ पर ये भूकंप आते हैं दरारें उद्भेदन वाले ज्वालामुखी के भूकंप। केंद्रीय उद्भेदन वाले ज्वालामुखी परिप्रशांत मेखला में आते हैं, जो रिंग ऑफ फायर कहते हैं, और परिप्रशांत मेखला की पेटी पर या मध्य महासागरीय पेटी पर आने वाले भूकंप केंद्रीय उद्गार वाले भूकंप होते हैं। स्पीड में पढ़ाए बच्चों, जल्दी आया। तो ये चीज़ें मैं आपको बता दी है मैंने, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ तक आपको ये समझ में आ गई कि नहीं आ गई। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि सर बहुत जल्दी बताए हैं, हमको समझ में नहीं आया है, और सर पता नहीं क्या क्या बता रहे हैं, क्या पढ़ते हैं, क्या पढ़ने से मतलब वनडे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हम छोड़ दें इनको। और जो है हम सर वनडे एग्ज़ाम के लिए पढ़ाना स्टार्ट किए थे, पढ़ा रहे हैं ज्वालामुखी और भूकंप पढ़ा रहे हैं, बहुत ख़तरनाक तरीके से पढ़ा रहे हैं। तो बच्चों मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण एक बात है जो आपको बोल देता हूँ, मज़े में बोल देता हूँ, क्योंकि हम भी कभी कभी जो है गज़ल शायरी बोल दिया करते हैं, क्योंकि लगता है कि बच्चों के साथ थोड़ा सा हंसी मजाक, गज़लें शायरी हंसते गाते हुए पढ़ो, मज़ा आनी चाहिए, पढ़ो पढ़ाओ मज़े से। मैं बताना चाहता हूँ आपको दोस्तों, मंजिल उन्हीं को मिलती है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में क्या होती है बच्चे, एक चमक थोड़ा सॉरी दोस्तों, थोड़ा खांसी, एक मिनट, फंस गया था यार, एक मिनट बच्चों, थोड़ा सा पानी पी लेते हैं। अभी हाँ मेरे दोस्तों फिर से है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके दोस्तों लगता है जो मोटिवेशन जो मैं बोलने जा रहा था उसे ना बोला जाए, ऐसा अंदर से है, लेकिन बोलेंगे हम। वही बात है ना, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है दोस्तों, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से क्या होता है जनाब, पंखों से कुछ नहीं होता है जनाब, हौसलों में उड़ान होती है, ठीक है। तो मैंने कंप्लीट कर दिया अपना महत्वपूर्ण जो बात कहना था। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता जनाब, हौसलों में उड़ान होती है, हौसलों में उड़ान होती है।
तो दोस्तों याद रखिएगा, हौसले बुलंद होने चाहिए, तभी जो है कुछ हो पाएगा। कुछ भी पढ़ो मन तन से पढ़ो और सीधा जहाँ पे जाओ ख़त्म कर दो, उसको कब्जा कर लो, वहाँ पे अपना वर्चस्व स्थापित करो, वहाँ पे लगना चाहिए कि आप शेर हैं। ठीक है, अपने घर का, अपने पड़ोस का, सबका नाम रोशन करिए, कुछ करके दिखाइए। संतुलन मूलक भूकंप बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे पृथ्वी पर जितने भी स्थलाकृतियाँ, चाहे पहाड़, पठार, नदी, पर्वत, सब प्राकृतिक जो दृश्य बने हैं उनमें एक प्रकार का संतुलन बना हुआ है। क्या बच्चे? संतुलन। पहाड़ का वजन घटा, जैसे कि मैं आपको बता के दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए पहाड़ है, ये पठार बना, मैदान बना, नदी बन गई, ऐसे करके मान लीजिए। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखिएगा आप। अब ये पठार का अपर्दन हो गया, अपर्दन, अपक्षय, अपर्दन, सब पढ़ेंगे। अपक्षय अपर्दन हुआ, पठार बना, ये पठार हो गया। ये पहले क्या था? पहाड़ था, पहाड़ था, पठार। फिर अपक्षय अपर्दन हुआ, मैदान बना, मैदान से क्षेपण हो गया, इसका क्षेपण हुआ, ठीक है, ये क्षेपण हो गया, सबडक्शन हो गया, क्षेपण। अब क्षेपण हुआ, इसका क्या? फिर मैग्मा नीचे ऐसे करके, मैग्मा फॉर्म नीचे आया, ऐसे करके, ये ऐसे करके आया, यहाँ से जो है बाहर निकल गया, इसके केंद्रीय उद्भेदन वाला ज्वालामुखी के तौर पे फिर बाहर आ गया। मान लीजिए यहाँ से कोई बाहर आ गया, फिर पहाड़ बना, फिर पर्वत बना। तो संतुलन मूलक बल, मतलब कि समझ रहे हो कि संतुलन मूलक भूकंप वो भूकंप होते हैं कि जब तक कि प्राकृतिक मतलब जो स्थलाकृति है उस पर संतुलन बना हुआ, कोई प्रकार का उपद्रव नहीं किया गया है। अगर मान लीजिए मानव द्वारा या मानव जनित कोई ऐसी चीज़ें कर दी जाती है, मान लीजिए कि हमने जो है परमाणु परीक्षण कर लिया, तो वहाँ पे क्या होगा? हमने असंतुलन लाने का प्रयास कर दिया। हम क्षेत्रीय स्तर पर असंतुलन क्षणिक समय के लिए ला सकते हैं। उस जो असंतुलन से, जैसे असंतुलन पहाड़ पर्वत कहीं पर असंतुलन हुआ तो एक चीज़ दूसरे चीज़ पर प्रभाव डालेगी, दूसरा चीज़ तीसरे चीज़ पर, और जो है ये प्रोसेस हो जाता है। जब तक ये संतुलन नहीं बिगड़ता है तब तक जो है भूकंप नहीं आते। अगर मान लीजिए इस संतुलन की वजह से मान लीजिए कहीं पर भूकंप परमाणु परीक्षण किया गया, उससे जो है उस क्षेत्र की स्थलाकृति प्रभावित हुई, मान लीजिए मैदानी क्षेत्र में किया गया, मैदान इफेक्ट हुआ, उसके कारण जो भूकंप आते हैं वो संतुलन मूलक होते हैं। संतुलन जब बिगड़ता है तब भूकंप आते हैं। पाताली भूकंप बस मैंने बता दिया, लेकिन पाताली भूकंप का कोई इंपॉर्टेंट रोल नहीं, कभी ऐसे क्वेश्चन नहीं आया है, लेकिन पाताली भूकंप भी कई भूकंप मिलता है। ठीक है, जो पाताल आप जानते हैं, पाताल लोक, मृत्यु लोक, पातालपुरी शब्द सुने होंगे, तो ये चीज़ थी। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को बताइए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। फिर मिलते हैं अगली क्लास पर ऐसे धमाकेदार वीडियो पर। अगली क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे भूकंप के कुछ अन्य पार्ट को, लेकिन इसके पहले हम लोग इंडियन ज्योग्राफी का जो हम छोड़ चुके थे उस पर भी हम लोग आएंगे, और ऐसे ही हम लोग इंडियन ज्योग्राफी की अगली क्लास को हम लोग देखेंगे, कहाँ तक हम लोग पढ़ लिए थे उसको भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, मैथमेटिक्स भी पढ़ेंगे, ऐसे हंसते गाते पढ़ते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। तो दोस्तों ठीक है, बाय बाय, फिर मिलते हैं अगली वीडियो पर।